सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को जारी किया है नोटिस। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। एसआईटी से जांच की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल मस्जिद विवादों को लेकर अब लोक अदालत भेजा गया है। आपसी सहमति से समाधान तलाशने की कोशिश जारी। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को जारी किए जाएंगे नोटिस। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराएंगे। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के मामले पर आरोपी प्रमोद नौटियाल हिरासत में लिए गए। देहरादून से एसआईटी ने हिरासत में लिया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। और लखनऊ में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार पर ईडी दर्ज करेगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विजिलेंस छापे में मिला 1 करोड़ 62 लाख कैश। संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अयोध्या से बड़ी खबर आपको दी थी, जहां राम मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी एक्टिव हो गई है। 15 जुलाई तक एसआईटी सौंपेगी मामले की रिपोर्ट। एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। 8 नामजद आरोपियों समेत सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई है। चंपत राय समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ हुई। एसआईटी पहले ही सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट। ट्रस्ट भी कर रहे रिपोर्ट का इंतजार। रिपोर्ट में होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप सकती है। ट्रस्ट भी इस रिपोर्ट का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। तो बता दें कि 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप देगी और ट्रस्ट के साथ साथ सभी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या निकलने वाला है, क्योंकि एसआईटी लगातार जांच कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। जो आरोपी हैं उनके करीबियों से पूछताछ की गई है। साथ ही कई और पहलू, कई और बिंदु निकल करके सामने आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो आप 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है एसआईटी, ऐसा माना जा रहा है। जो दूसरी रिपोर्ट इसे कह सकते हैं, पहली रिपोर्ट जिसमें तमाम लोगों के नाम सामने आए थे और जो उसके बाद जांच शुरू हुई उसमें कई लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें ट्रस्ट के लोग भी शामिल रहे। हालांकि बता दें कि ट्रस्ट को भी इस रिपोर्ट का इंतजार है कि किस पर गाज गिरी होगी, क्योंकि राम मंदिर गबन मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 70 ऐसे सबूत मिले हैं और 9 पेज की एसआईटी की ये जांच रिपोर्ट सामने आई है, जहां सीसीटीवी में नोट छिपाते और हटाते कर्मचारी साफ तौर पर दिखाई दिए। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है। चंपत राय को क्लीन चिट मिली है इस रिपोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। चंपत राय पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं अनिल मिश्रा पर निगरानी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी जांच की गई है। एसआईटी ने करीब 70 ऐसे सबूतों को बटोरा है, जिसमें कई और चेहरे सामने आए हैं कि किस तरीके से चोरी की गई। हालांकि एक और अपडेट सामने आया कि दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे तक चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था और अप्रैल से लेकर मई तक के 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए हैं और उसमें चोरी का तरीका भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिन में कितनी बार चोरी की जाती थी, कैसे चोरी की जाती थी, नोटों को कैसे मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था। बहुत ही शातिर तरीके से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट बताई जा रही हैं, उन्हें रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो थी वो पहले ही सौंप चुकी है। अभी इसे दूसरी रिपोर्ट के तौर पर देखा जाएगा। सभी को इंतजार है इस रिपोर्ट का।
बिल्कुल, ये दूसरी रिपोर्ट ही नहीं, फाइनल रिपोर्ट होगी और 15 जुलाई तक का जो समय दिया गया था। अब आपको बता दें कि कुछ ही घंटे बाकी है, मतलब कि 72 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट जो है वो सबके सामने हो सकती है और ये रिपोर्ट तय करेगी कि राम मंदिर चंद्रा चोरी मामले में कौन कौन संलिप्त था, किसकी किसकी हिस्सेदारी थी, किसकी किसकी भागीदारी थी और कौन राम मंदिर के दान पेटी को लूट रहा था। आपको बता दें कि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट पहले ही पेश की थी, जिसमें कि तमाम लोगों से पूछताछ का रिपोर्ट उसमें बताया गया था किस तरीके से सीसीटीवी बंद करके चोरी की जाती थी। और उसके बाद में इस बार उसके आगे की कार्रवाई में महासचिव जो रहे चंपत राय, उससे पूछताछ हुई, मित्रा से पूछताछ हुई, तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ हुई, तमाम कर्मचारियों से पूछताछ हुई और अब उस पूछताछ और कई छापेमारी हुई जहां पर पैसा भी बरामद हुआ, होटल भी बरामद हुआ। और अब इस रिपोर्ट में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर किसके कहने पर चोरी होती थी, कौन पैसे बाहर ले जाता था, कौन पैसे को एडजस्ट करता था, कौन बाहर से वसूली करता था। जो भी एक चैनल था चंदा चोरी का, वो पूरा का पूरा जो है उसका पर्दाफाश 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगा। 15 जुलाई से तक रिपोर्ट का टाइमिंग है, लेकिन 15 जुलाई से पहले भी रिपोर्ट आ सकती है क्योंकि रिपोर्ट लगभग अंतिम पूरी हो चुकी है और अब उसे सिर्फ अच्छे से बनाया जा रहा है ताकि वो शासन को सौंपी जा सके और उसके बाद में मुख्यमंत्री तय करें कि आखिर इसमें कार्रवाई क्या होगी और शासन तय करे कि आखिर जो लोग चंदा चोरी किए हैं उन पर क्या क्या एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही देखिए आज सुप्रीम कोर्ट भी याचिका जो डाली गई थी सीबीआई जांच को लेकर के उस पर भी सुनवाई करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का भी दिन, कल का भी दिन, जो अगले 72 घंटे जैसा कि आपने कहा ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी जो याचिका करता है, जिनकी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी, साथ ही साथ एसआईटी भी अपनी जो रिपोर्ट है उसको फाइनल रिपोर्ट कह सकते हैं उसको सौंपेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो हालांकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभी इतना समय कुछ छुट्टियों के बाद में होगा और भले आज उसकी तारीख है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई एसआईटी की, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन उसमें एक्शन दिखे, उसके आधार पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने यहाँ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दाखिल नहीं किया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट कि अगर कोर्ट को लगेगा कि एसआईटी की जो जांच है वो काफी नहीं है इस मामले के लिए, तो आगे की जांच सीबीआई को दी जा सकती है। लेकिन अगर एसआईटी की रिपोर्ट से अगर कोर्ट संतुष्ट होता है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे किसी भी केंद्रीय स्तर की जांच की इस मामले में मंजूरी मिलेगी। बिल्कुल, देखिए 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और जो ट्रस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं इसके पीछे। हालांकि देखिए यहाँ पर चोरी के कई तरीकों को पकड़ा गया है, 70 से ज्यादा ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से नोटों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था, किस वक्त में चोरी की जाती थी, किस तरह से चोरी की जाती थी, वो सब कुछ जरूर इस एसआईटी रिपोर्ट में मेंशन होगा। रमन, बिल्कुल, आपको बता दें कि सब कुछ एसआईटी रिपोर्ट में होगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआईटी की टीम वहां पर एक्टिव रही और कर्मचारियों से लेकर पदाधिकारियों तक, अधिकारियों से सबसे पूछताछ हुई है, जांच हुई है। उसके एसआईटी के ही जो कहने पर ये पुलिस भी एक्टिव हुई और पुलिस ने भी तमाम जगह पर छापेमारी की जहां पे बहुत कुछ जो चोरी का सामान था, पैसा था, आभूषण था, वो बरामद हुआ। ऐसे में एसआईटी रिपोर्ट में लगभग चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और माना जा रहा है कि कई और बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर बात चंपत राय की करें तो चंपत राय पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की पहले भी एसआईटी रिपोर्ट में नहीं की गई थी और माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें भी चंपत राय का कोई नाम नहीं है।
देखिए, क्योंकि तब तक चंपत राय से पूछताछ नहीं हुई थी, इस बार चंपत राय से पूछताछ हुई है, तो रिपोर्ट में हो सकता है कि चंपत राय से पूछताछ का जिक्र किया जाए और उसमें ये बताया जाए कि चंपत राय की आखिर भूमिका क्या रही। क्योंकि चंपत राय वैसे भी, चाहे आम लोगों का कहना हो और जो भी जानकार है उनका कहना है कि चंपत राय डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से वही सर्वे सर्वा थे और उनके नाक के नीचे पर ये चोरी हुई, तो नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी थी और नैतिक रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया है मंदिर ट्रस्ट से। ऐसे में चंपत राय पर कोई ऐसा मामला सामने आना जो है वो लगभग सबको लग रहा है कि चंपत राय डायरेक्ट रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं होने की बार बार बात सामने आ रही है और अनिल मिश्रा को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि अनिल मिश्रा की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। बिल्कुल, अनिल मिश्रा पर पैसों के अनियमितता के मामले पहले भी उठे जब उनका वीआईपी घर बना, उन्होंने जमीनें ली, क्योंकि जिस तरीके से पहले उनकी जिंदगी से बात के उनका जीवन स्तर बदल गया। वैसे ही गोपाल राव की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे बातें हुई कि गोपाल राव बिना पास के ही अंदर आते जाते थे। तो अनिल मिश्रा, गोपाल राव की क्या को लेकर एसआईटी ने क्या पूछताछ की है, उनके बारे में क्या कुछ पता चला है, इन लोगों के बारे में भी एसआईटी जिक्र कर सकती है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ एसआईटी अपनी जांच कर रही है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पहले से ही कह दिया था कि इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो माना जा रहा है कि ये जो फाइनल रिपोर्ट होगी इसमें हर कॉर्नर को पर जांच कर ली गई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी इस आखिरी रिपोर्ट से हो जाएगा। तो बिल्कुल, जिस तरीके से अब शुरुआत से ही रिपोर्ट चली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भी श्रद्धालुओं के आस्था से खिलवाड़ किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और उसी के बाद से लगातार हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक बड़ी कार्रवाई होती रही। बीच में ट्रस्ट की बैठक हुई, बैठक में चंपत राय मिश्रा का इस्तीफा हुआ और उसी दिन से एक प्रक्रिया शुरू हुई। अब वो अभी प्रक्रिया चल रही है कि नया सीईओ बनाया जाएगा, सीईओ को पावर दी जाएगी मंदिर व्यवस्था की, और ट्रस्ट और जो सीईओ होगा यानी प्रशासनिक पद होगा, ये दोनों मिलकर समन्वय बनाकर मंदिर की व्यवस्था को अच्छी तरीके से संचालित करेंगे। तो बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट भी इंतजार कर रहा है क्योंकि अभी जो ट्रस्ट की बैठक हुई थी उसमें तमाम सवाल भी खड़े किए गए थे कि चंपत राय का अगर इस्तीफा आप लोगों ने स्वीकार किया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया है, तो उन पर जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है। कोषाध्यक्ष को लेकर के भी सवाल किए गए थे मीडिया के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में साफ हो जाएगा ट्रस्ट की भूमिका भी। बिल्कुल, एसआईटी रिपोर्ट में लगभग भूमिका जो है साफ हो जाएगी, क्योंकि इतने लोगों से पूछताछ की गई है, इतनी गहन जांच की गई है, तो उसमें बहुत सारी बातें जो हैं, लगभग जो सवाल उठ रहे हैं, जनता के जहन में उठ रहे हैं, नेताओं के जहन में उठ रहे हैं, साधु संतों के, लगभग उन सवालों का जवाब एसआईटी रिपोर्ट में मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक पेड़ मां के नाम अभियान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र लिखा। 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, जहां 35 करोड़ का पहले लक्ष्य तय किया गया था जिसे फतेह किया गया और अब 40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए उत्तर प्रदेश के नव सामर्थ्य का जय घोष है। वृक्षारोपण को जीवन के संस्कारों, उत्सवों से जोड़े, शुभ अवसरों और विशेष दिनों को वृक्षारोपण से जोड़े। यही पौधे पीढ़ियों के लिए समृद्ध प्रदेश का आधार बनेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा 40 करोड़ का जो लक्ष्य तय किया गया था उसे पूरा कर लिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि आपके घर में कोई उत्सव हो, कोई खुशी का पल हो, त्योहार आते हो, सबको पौधारोपण से जोड़े। अगर आप हर त्योहार पर, अपने हर जन्मदिन पर, अपने घर वालों के हर जन्मदिन पर, उत्सव पर, अच्छे कार्यक्रमों में एक पौधा अगर लगाने का संकल्प लेंगे तो एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों लाखों पौधे रोपित किए जाएंगे और इससे पर्यावरण को बहुत मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अच्छे कल की कल्पना करनी है तो आज काम शुरू करना होगा। अगर कल आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा चाहिए तो आज से काम शुरू करना होगा। शुभ अवसरों को, विशेष दिनों को पौधारोपण से जोड़े। एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। अपने हर जन्म दिवस पर,
अगर आप सिर्फ यही तय कर लेते हैं कि आपको अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना है, वो भी अपनी मां के नाम से, तो भी आपके जीवन में जितने जन्मदिन आपके आएंगे, आप उतने पौधे लगाएंगे, उतने बड़े पेड़ हो जाएंगे और पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जब पर्यावरण को लाभ मिलेगा तो आपको लाभ मिलेगा। शुद्ध हवा। वहीं हरदोई में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। एसपी ने 7 निरीक्षकों और 6 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदलते हुए कई थानों को नए प्रभारी दिए। विजय कुमार मिश्रा को थाना पाली, समर बहादुर सिंह को सांडी, श्याम नारायण सिंह को पिहानी, कौशलेश कुमार सिंह को बेनीगंज, शिवाकांत पांडे को अतरौली और मनोज कुमार सिंह को मल्लावा का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। वहीं उप निरीक्षक स्तर पर भी कई अहम बदलाव किए गए। रितेश चौहान को हरियावा, प्रशांत द्विवेदी को बघौली और राजकुमार सरोज को माधोगंज का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एसपी के इस फैसले को पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो कई थानों में फेरबदल किए गए हैं, नए प्रभारी मिले हैं। एसपी का प्रशासनिक फैसला। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद रोहित मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में पार्टी 2027 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। रोहित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। तो जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने हुंकार भरते हुए कहा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर हम काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नकार चुकी है। उनकी राजनीति की परिभाषा हमारी राजनीति की परिभाषा से बिल्कुल अलग है और मोदी और योगी के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनाएंगे। जनता हमारे साथ खड़ी है। और कल बता दें कि इनके कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को देखा गया। सड़क जाम दिखी, 3 घंटे तक रोड शो चला और भव्य स्वागत किया गया। एक बड़ा जन हुजूम देखा गया। रोहित मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं रोहित मिश्रा, जहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा, योगी और मोदी के निर्देशन पर हम काम करेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। दो 2027 के इलेक्शन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना के साथ योगी जी के सुशासन को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में हम शानदार सरकार बनाएंगे और ये तय कर चुके हैं हम कि वो विनाश की बात करते हैं, हम विकास को लेकर आगे जा रहे हैं। वो शास्त्रों के कहीं भी सम्मत बात नहीं करते, वो केवल शस्त्रों के दम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम शास्त्रों को साथ लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। अब वो भाला की बात करें, हम माला की बात करें। दिल्लीहाट में वीव द फ्यूचर 4.0 का शुभारंभ आज गिरिराज सिंह पहुंचेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र में नवाचार पर जोर होगा। साइकिलिंग और सतत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्लीहाट में जुटेंगे कारीगर, बुनकर और डिजाइनर। 17 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। तो इस आयोजन के माध्यम से अब साइकिलिंग और सतत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बुनकरों को बढ़ावा मिलेगा, डिजाइनर्स को बढ़ावा मिलेगा और कारीगर, बुनकर और डिजाइनर। देखिए, मॉडर्न जमाने के जो डिजाइनर्स हैं वो भी पहुंचेंगे, जो बुनकर हैं, जो हाथ से हैंड क्राफ्ट करते हैं वो पहुंचेंगे और वीव द फ्यूचर 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा।
और इसे लोकल फॉर वोकल के दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं कि आपको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और यहां पर उसी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल की थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और गिरिराज सिंह पहुंचेंगे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 17 जुलाई तक विशेष अभियान, विशेष आयोजन चलेगा। दलिहाट में वीव द फ्यूचर 4.0 का शुभारंभ किया गया। आज गिरिराज सिंह उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का। हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया जाएगा। अपसाइक्लिंग और सतत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दलिहाट में जुटेंगे कारीगर, बुनकर और डिजाइनर। कन्नौज में महादेवी घाट पुल से नौली बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया। युवक भगवानपुर क्षेत्र के पगडंडी मार्ग से नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था। जवानों ने रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा, जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सैम ब्राउन निवासी कैलिफोर्निया बताया, लेकिन उसके पास पासपोर्ट या कोई दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान युवक बार बार अपना बयान बदल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई हैं। तो नेपाल सीमा पर हिरासत में विदेशी नागरिक, पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बार बार ये विदेशी नागरिक अपना बयान बदल रहा है और इसके पास ना ही पासपोर्ट है, ना ही वीजा है, ना ही कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसके बाद ये संदिग्ध माना जा रहा है। नेपाल सीमा पर इस संदिग्ध को पकड़ा गया है। बिना दस्तावेज सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। महराजगंज से खबर आपको देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।